हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। दोस्तों, 24 से 30 अगस्त के बीच में फटाफट से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। देखो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि एक तरफ है हमारा चंद्रयान। ये जो चंद्रयान है ना, ये अब तो बढ़िया अपना सक्सेसफुल हो गया है। और खूब सारे आर्टिकल्स अब ऐसे आएंगे कि भाई अब उसने ये किया, रोवर चल गया, रोवर ने ये सल्फर खोज लिया, ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल्स ऑब्जर्वेशंस पर आएंगे। तो लेट दीज 13-14 डेज पास, है ना। जब एक बार पूरा खत्म हो जाएगा, सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होंगे, तो हम एक बड़े से आर्टिकल में पूरा कंप्लीट डिस्कशन एक बार में कर लेंगे, ताकि जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है इस मिशन के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, वो भी हम समझ सकें। तो लास्ट वीडियो में हमने चंद्रयान 3 के सभी बेसिक्स कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। इसी तरीके से अब देखो क्या है कि 2 सितंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट फिर से ऑर्गेनाइज कर रहा है इसरो, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, आदित्य L1 मिशन। ये जो आदित्य L1 मिशन है ना, ये एक्चुअल में जिस तरीके से चंद्रयान मून के करस्पॉन्डिंग एक मिशन था, इसी तरीके से आदित्य L1 मिशन सन को स्टडी करने के लिए। तो इसके बारे में खूब सारे न्यूज़ आर्टिकल्स बन रहे हैं और आगे आने वाले 2-4 दिनों में बनेंगे, 5 दिनों में बनेंगे। लेकिन अगर हमें एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई ना कि इसका मिशन क्या है, क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन से पेलोड्स लेके जा रहा है, क्या करेगा, लेग्रांज पॉइंट क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, तो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ईजिली इससे समझ सकते हैं। सिमिलरली कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इस वीक में रहे हैं, जैसे कि सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट्स, डेंगू फीवर के बारे में, और इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप। तो इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं डिटेल में एक बार। सबसे पहले देखो, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कल की ही आर्टिकल है 29 अगस्त की। तो इसमें हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। पहले जैसे इसमें बोला कि आदित्य L1 मिशन जो है ये 2 सितंबर को लॉन्च हो रहा है और सन को स्टडी करने के लिए हो रहा है। तो आखिरकार हमारे लिए सन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के लिए ना सबसे पहले हम अपने बेसिक्स पर चलते हैं भाई। देखो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये लैग्रांज पॉइंट होते क्या हैं, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाए तो हम लोग पूरा मिशन नहीं समझ पाएंगे। तो ये लैग्रांज पॉइंट टोटल कितने होते हैं, ऐसे 5 पॉइंट्स होते हैं किसी भी 2 हेवनली बॉडीज के बीच में। कैसे होते हैं, क्या खासियत होती है इनकी, ये देखो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर मान लो कभी आप अपना स्पेसशिप में मस्त ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन ट्रैवल करते करते आपको लगा कि यार थक गया हूँ, अभी इसको कहीं स्टेशन कर देते हैं और ऐसी जगह पर पार्क करते हैं कि वापस आऊँ तो ये वहीं मिले। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से हर एक चीज़ बिल्कुल स्टेबल हो जाए। मतलब उसको ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर आपने इसके बहुत करीब रख दिया किसी प्लैनेट के, तो वो इसके अंदर समा जाएगा। अगर किसी ऑर्बिट में डाल दिया तो वो चक्कर लगाता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा इतने बड़े चक्कर में कहाँ पर आपको मिलेगा वो। तो कुछ ऐसे स्टेबल पॉइंट्स होते हैं जो कि प्लैनेट्स के साथ मोशन करते हैं और वो एक स्टेबल पॉइंट होते हैं। वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी चीज़, जैसे सैटेलाइट है यहाँ पर, अगर आप उसको ड्रॉप कर देते हो तो वो मोर और लेस कांस्टेंट रहेगा वहीं पर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अब हम टेक्निकली कैसे समझ सकते हैं, तो देखो इसके लिए ये वाला वीडियो देखते हैं फटाफट से। पहले तो मानते हैं कि ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये रहा हमारा सन और ये रहा हमारा अर्थ। हम लोग एक ऐसे प्लेन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर आप देखना कि अभी हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन हम एक ऐसे शेप को ले लेते हैं, एक ऐसे ग्राफ को ले लेते हैं जो कि इसके साथ साथ वो भी रोटेट करे, मतलब रोटेटरी ग्राफ लेते हैं। तो उसके अंदर घुस के देखेंगे तो भाई अर्थ और सन तो बिल्कुल कांस्टेंट ही दिखेंगे, मोशन में ही नहीं दिखेंगे। क्यों आप बोल रहोगे, देखो कार में जब 2 लोग बैठते हैं तो आपको बगल वाला इंसान, कार को एज ए रेफरेंस मानते हुए अगर आप देखते हो कार के अंदर बैठ के, तो क्या बगल वाला इंसान बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखता है? वो तो स्टैग्नेंट दिखता है, आपके बगल में बाजू में बैठ के चल रहा है, बिल्कुल स्टेबल है। तो आपकी तुलना में उसका तो कोई मोशन ही नहीं है फिर तो। लेकिन अगर मैं कार के बाहर से देखूंगा तो आप दोनों लोग साथ मिलकर खूब तेजी से आगे बढ़ रहे हो कि नहीं। तो उतना ही पॉइंट है, बस इसको समझना। तो अब हमने एक ऐसा रोटेशन वाला ग्राफ बेस कंसिडर कर लिया जो कि अर्थ के साथ साथ चक्कर लगा रहा है वो भी। तो अब एक बार देखते हैं इसको, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। सन के पास अपना खुद का एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा ये ग्राफ इस शेप में बेंड हो जाएगा, मतलब कुछ भी अगर इसमें आता है तो वो बाहर की तरफ भग जाएगा। और इसका अपना ग्रेविटेशन भी है, तो ग्रेविटेशन अंदर की तरफ इसको डिस्टॉर्ट करेगा, मतलब कुछ भी चीज़ इसके तरफ आएगा तो खींचा चला जाएगा इसके अंदर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये बाहर की तरफ चला जाएगा। तो अब सोचो कि अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहे, अगर इसके बहुत पास में हमने कर दिया तब तो ये उसके अंदर उसके पास चला जाएगा, है ना,
सन में मिल जाएगा। सिमिलरली अर्थ के पास अगर हमने रखा तो ये उसके अंदर चला जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना था जो कि इन दो हेवनली बॉडीज के बिल्कुल रेफरेंस में सही। अगर बाहर रखते हैं तो देखो बाहर भी गिर जाएगा, एकदम स्पेस में चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए, ये ऐसे 5 पॉइंट्स टोटल आइडेंटिफाई किए जिनको कि हम लोग लैग्रांज पॉइंट बोलते हैं। ये ग्रीन वाले जो डॉट्स हैं ये स्टेबल मिले। ये स्टेबल इसलिए देखो, इनका अगर आप सरफेस देखोगे तो यहाँ पर ये स्पेस रिलेटिवली फ्लैट है। फ्लैट होने से क्या मतलब होता है कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी चीज़ पार्क करते हैं तो ये ना ही सन के तरफ जाएगा, ना ही सन से दूर जाएगा, ना ही अर्थ की तरफ जाएगा, अर्थ से दूर जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट, जिसमें से ये 3 लाइन जो हैं ये यूलर ने खोजे थे, और ये जो 4 और 5 पॉइंट है ये पहले ही लैग्रांज ने आइडेंटिफाई किए थे। ये वाला जो 4 और 5 वाला पॉइंट होता है नहीं, थोड़ा स्टेबल होता है। स्टेबल होने का क्या मतलब है कि अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे डेविएट भी हुआ ना तो भी ये लगभग वहीं पर आपको पॉइंट मिलता रहेगा। लेकिन अगर कोई अनस्टेबल सा है तो एक बार 1 2 3 लोकेशन से अगर ये थोड़ा सा भी हुआ ना तो या तो ये अंदर की तरफ घुस जाएगा, बिल्कुल खिंचा चला जाएगा, या फिर बाहर की तरफ निकलता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात ये है कि ये 4 और 5 कोई नया चीज़ नहीं है। जुपिटर के अराउंड आप देखोगे कि लैग्रांज पॉइंट प्लैनेट में हमेशा एस्ट्रॉइड्स के चक्कर बना के ना वो सारी चीज़ें उसमें बेस्ड रहती हैं हमेशा। तो उस तरीके से चलता रहता है, ये सब बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। तो अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि चूंकि L4 और L5 के पास में ये क्लस्टर्स जो बनते हैं वो भी नेचुरली थे, तो इसलिए लैग्रांज पॉइंट को हमने खोज भी लिया था, और फिर बाद में यूलर ने 1 2 3 को भी खोजा। तो 1 2 3 वाला जो सिस्टम है ना वो चूंकि सन को और क्लोजली ऑब्जर्व करता है, तो हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो इस तरीके से जाएगा। अब देखो यहाँ पर कभी कभी आप लोग ये वाली फोटो देखोगे जिसमें ये जो अर्थ से यहाँ से निकल के स्लिंग शॉट लिया और ये फिर ऐसे ऐसे घूमने लगा। तो आप सोच रहे हो कि ये कौन सा ऑर्बिटल शेप है ना। तो ये इस तरीके से होता है कुछ। यहाँ पर देखना, जैसे कि ये L2 पॉइंट पर है तो ये L2 पॉइंट पर वर्टिकल मोशन भी करता है, और जो रोटेशन या रिवॉल्यूशन वाला जो स्पीड है वो तो रहता ही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो देखो ये कुछ इस तरीके से चलता हुआ हमें हमेशा दिखाई देता है। तो इतना कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना है, मतलब कि हमें बस विजुअली पता होना चाहिए कि अच्छा ये इस तरीके से मैप्ड है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और बेसिक डिटेल में समझते हैं। देखो L1 मिशन के बारे में तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो इसरो का मिशन जो कि L1 पर पार्क होगा। L1 पर क्यों पार्क हो रहा है? क्योंकि देखो अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलेगा ना उसको सन का, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा। इसमें बहुत सारे पेलोड्स लगाए गए हैं जो कि आगे चल के कोरोनल मास इजेक्शन को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोरोनल मास इजेक्शन एक्चुअल में आप ऐसा समझो कि सोलर फ्लेयर्स वगैरह सुना होगा ना, विंड सिस्टम चलता है, सोलर विंड्स चलते हैं, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर, अर्थ जैसे एटमॉस्फेयर को आयनाइज करता है, उससे वेदर इवेंट्स भी चेंज होते हैं। तो उसका एक्चुअल में सोर्स क्या है? फ्यूल एफिशिएंसी इस मिशन का बहुत तगड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो लैग्रांज पॉइंट का सबसे मेन मकसद ही होता है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी इतना तगड़ा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता ही नहीं है। एक जगह पार्क करके आ गए तो बहुत थोड़ा ही ज़रूरत पड़ती है उसको अलाइन करने की। इस मिशन का पूरा जो ड्यूरेशन होगा ना वो अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स का होगा। और कितने दूर ट्रेवल करके जा रहा है ये? L1 पॉइंट कहाँ पर है? अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। आप सोचोगे तो बहुत दूर हो गया सर। बहुत दूर नहीं है, अभी हमारे अर्थ और सन के बीच का सिर्फ 1% हिस्सा ही इसने कवर किया है बस। 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है हमसे सन, और ये 1.5 मिलियन किलोमीटर पर पार्क होगा। बहुत हैवी सैटेलाइट नहीं है, 1475 kg का ये सैटेलाइट आराम से PSLV से 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, और ये 5 साल तक अपना बढ़िया डेटा कलेक्ट करेगा और ये हमें सारी इन्फॉर्मेशंस देता रहेगा। बेसिकली अगर अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव्स में तो बहुत सिंपल सा है कि जब भी हम लोग अर्थ के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो देखो किसी भी स्टार को स्टडी करना, उसकी डीपर स्टैंडिंग रखना, वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अब हमारे लिए सबसे नज़दीक में कौन है? सन है, वही एक स्टार है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सन की स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए सन की स्टडी से होगा क्या? स्टार की स्टडी से क्या होगा क्या? देखो इनके तरफ से बहुत अच्छे अच्छे रेडिएशंस निकलते हैं, हीट एमिट होती है, पार्टिकल्स भी इवन आते हैं, और मैग्नेटिक पार्टिकल्स भी रहते हैं। तो ये जो 4 टाइप्स के हैं इनका हमारे पास कोई ना कोई तो हमें अफेक्ट करते ही होंगे ना। इनको पढ़ो अच्छे तरीके से। सन का पूरा एटमॉस्फेयर है, देखो यहाँ पर कुछ फोटोस्फीयर है, कुछ क्रोमोस्फीयर है, कोरोना है इसका ये बोला ऊपर वाला हिस्सा,
और अंदर अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर है। बट बेसिकली हम लोग अभी इंटरनल स्ट्रक्चर तो ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम लोग जरूर पढ़ना चाहते हैं। मतलब अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर जो है उसको हम जरूर पढ़ना चाहते हैं, क्रोमोस्फियर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, कोरोना का बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। एक बार कोरोनल मास इजेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ी गुत्थी है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है ये, जिसको अभी तक हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। वो कौन सी मिस्ट्री है कि भाई एक बात बताओ कि जो सन का सरफेस है ना, सन का सरफेस का टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 1500 डिग्री सेल्सियस, 5500 डिग्री सेल्सियस सॉरी, लेकिन जो कोरोनल मास होता है या फिर जो कोरोना वाला एरिया है, इसके चारों तरफ का जो एरिया है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है कि वो मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो इसीलिए इन सबको हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। फिर देखो कुछ चीज़ें ऐसी भी समझ में आनी चाहिए हमें, कुछ पेलोड्स पता होनी चाहिए। जैसे कि एक पेलोड है VLEC, इसका मतलब है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये बेसिकली क्या करेगा, ये वही सोलर कोरोना को पढ़ने की कोशिश करेगा। दूसरा एक है सूट, सूट का मतलब है आपका सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये क्या करेगा, ये सिंपल है, फोटोस्फीयर पर जो भी यूवी रेज होते हैं ना, या फिर यूवी इमेजिंग की बात करता है। मतलब कि इतने पास से इन सब चीज़ों को स्टडी करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद एक लगा है सोलेक्स। सोलेक्स जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और इसी के साथ एक और लगा है, इसको हेलियोस बोलते हैं, लेकिन लिखते अलग तरीके से। देखो HE ऐसे लिखते हैं, L के बाद ना 1 लिखते हैं, और इलियोस लिखते हैं OS। तो इसको पढ़ने के लिए तो हेलियोस बोल देते हैं, बट हेल 1 OS है ये, ठीक है। तो एक सोलेक्स है वो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, और हेलियोस जो है वो हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। तो दोनों का जो मेजर स्टडी है ना, वो एक्सरे फ्लेयर्स को स्टडी करना है। इसके साथ ही साथ 2 और इंस्ट्रूमेंट इसमें लगाए गए हैं, एक का नाम है एस्पेक्स और एक का नाम है पापा। पापा क्या है भाई, ये बता देते हैं। देखो एस्पेक्स और पापा, एस्पेक्स जो है वो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और प्लाज्मा जो है सॉरी पापा जो है वो है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये लोग सिंपली ना सोलर विंड्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो वही क्रोमोस्फीयर की स्टडी करना, सोलर विंड्स के बारे में पढ़ना, और इतना हॉट क्यों है, और जो कोरोना है उसका इतना ब्राइट क्यों है, इतना ब्राइट नहीं होने के बाद भी मिलियन डिग्री सेल्सियस हॉट है, जबकि सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, और सोलर या फिर स्टार्स के थोड़े से इनसाइट्स के बारे में पढ़ना। तो यही सारी चीज़ें हमें आदित्य L1 मिशन में थोड़ा ध्यान देने की बात है। अगला आर्टिकल हमारा सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट्स के ऊपर आता है। तो देखो एक अभी हाल फिलहाल में कुछ नई चीज़ें हमें समझ में आई हैं। इसको समझने के लिए ना देखो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा जर्म लाइन म्यूटेशन और एक होता है हमारा सोमैटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो जर्म लाइन म्यूटेशन जैसा होता है, या फिर जेनेटिक वेरिएंट्स की बात कर सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस की बात कर सकते हैं। तो यूजुअली एक तरफ तो ऐसा कुछ होगा जो कि हमारे पेरेंट्स में देखो कोई प्रॉब्लम है ना, और वो प्रॉब्लम क्या हो कि बर्थ से पहले ही जो कि पेरेंट्स के पास थी तो हेरिडिटरी वो हमारे पास भी शिफ्ट हो गई। मतलब जो म्यूटेशंस सेल्स ऑलरेडी हमारे पेरेंट्स में ऑलरेडी म्यूटेटेड थे, वो हम लोग देखेंगे कि डाउन द लाइन उनके बच्चों में भी होते रह रहे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है तो उस टाइम पर म्यूटेशंस होते हैं। उस टाइप के म्यूटेशंस सब बच्चों में नहीं आएंगे, केवल उसी बच्चे में रहेगा जिसका डेवलपमेंट के टाइम पर ऐसे म्यूटेशंस हो गए थे, ऐसे वेरिएशंस हो गए थे। तो जो सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट्स है ना, वो बेसिकली उस वाले की बात करता है, क्योंकि यही आगे चल के कैंसरस सेल्स और इन सब में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो जर्म लाइन वेरिएंट्स और सोमैटिक वेरिएंट्स दोनों में आप यहाँ पर देखना वेरिएंट्स प्रेजेंट इन गैमेट, और यहाँ पर क्या हो रहा है वेरिएंट्स एब्सेंट इन गैमेट। मतलब कि मदर फादर में सोमैटिक वाले में नहीं रहेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट वो कुछ ना कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं सेल्स के। देखो हम सबको पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, है ना। तो जो भी ये जर्म लाइन जेनेटिक वेरिएंट्स होते हैं वो मेल के पर्सपेक्टिव में टेस्टिस में और फीमेल के पर्सपेक्टिव में ओवरीज में डेवलप हो जाते हैं, पहले से ही होते हैं। तो जब भी रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब एक स्पर्म एग से मिलता है तो उस टाइम पर डेफिनेटली वो सारी चीज़ें अलॉन्ग विद देयर क्रोमोसोमल पार्ट्स वो सारी चीज़ें साथ में आ जाती हैं। तो इसीलिए हर बच्चों में ट्रांसफ़र होती रहती है।
बट सोमैटिक वाले में क्या होता है, ऐसा कुछ डिफेक्ट्स या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ भी ऐसे चेंजेस वो पेरेंट्स में नहीं होते हैं। तो बस इतना ही था। तो ह्यूमन जीनोम की हमेशा से सीक्वेंसिंग वगैरह चल रही थी, लास्ट आर्टिकल्स में भी हमने बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़रा आप सोचना इस चीज़ के लिए कि बेसिकली अगर हम लोग ऐसे सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं जो कि बाद में आ रहा है, तो उसके लिए क्या हमारे पास कोई तरीका है उसको पता करने का या फिर उसको सुधारने का। तो उसी की तरफ से जो डेटा हम लोग अभी तक पूरा ऐसे इकट्ठा कर रहे थे उसमें कुछ नई एडवांसमेंट्स आई हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ ऐसे सोर्सेज को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि शायद पहले नहीं थी। जैसे कि इसमें देखो माइक्रोफ्लूइडिक्स की बात हो रही है। माइक्रोफ्लूइडिक्स जैसा कि नाम बता रहा है कि भाई देखो इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कुछ फ्लूइड्स का यूज़ करके हम लोग जो भी हमारे 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज के कुछ चैनल्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं। मतलब कि जो भी हमारा जेनेटिक पार्टिकल होगा उसको मैनिपुलेट करके हम लोग देखते हैं, जिससे कि ये जो सोमैटिक वेरिएंट्स हैं ना, इनको पढ़ने की क्षमता हमारी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ह्यूमन जीनोम फॉर्मेशन ये तो हमने बता दिया, लेकिन आप देखना कि अभी तक एरर रेट जो था ना वो ऐसे सिचुएशंस में सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट्स को प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज़्यादा था। माइक्रोफ्लूइडिक्स का यूज़ करके हम लोगों ने थोड़ा इसको अच्छा किया है। और यूएस ने साथ ही साथ अभी एक नया नेटवर्क अभी तक निकाला है, स्मार्ट नेटवर्क बोल रहे हैं इसको। इसका मतलब है सोमैटिक मोसाइसिज्म अक्रॉस ह्यूमन टिश्यूज नेटवर्क। तो ये जो मोसाइसिज्म एक नया वर्ड आपके लिए आगे देखो मोसाइसिज्म क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट सेट्स ऑफ सेल्स जब बॉडी में होते हैं तो उसको मोसाइसिज्म बोलते हैं। मतलब कि एक सेल जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए था उसमें सिर्फ वही ट्रेट ना होके कुछ और भी ट्रेट्स लाइन में आ जाते हैं और फिर उन सब से उनका एक सिंगल इफेक्ट दिखता है, उसको बोलते हैं मोसाइसिज्म। सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट्स के बारे में हमने बात कर लिया, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ये डेवलपमेंट फेज में होता है तो यही कहीं ना कहीं स्किन कैंसर, लंग कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स का रीज़न बन जाता है। तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है इसको ट्रीट करना। हमारा अगला आर्टिकल डेंगू फीवर से रिलेटेड है। बहुत लोग इसको डेंगी बोलते हैं, डेंगू बोलते हैं, देख लेना आप जो भी आपको सूटेबल लगे। तो डेंगू फीवर जो है ये पहले 2001 की बात करें, मतलब आज से लगभग 22-23 साल पहले ये सिर्फ और सिर्फ 8 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज में होता था। लेकिन आज के टाइम पर देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया में ये फीवर फैल रहा है। तो अगेन ये ग्लोबल हेल्थ कंसर्न बन जाता है हम सबके लिए। डेंगू फीवर जो होता है वो बेसिकली एक मॉस्किटो है, एडिस इजिप्टी। इसके थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट होता है। ये यूजुअली दिन में काटता है, मतलब कि सनराइज के टाइम पर और सनसेट के टाइम पर ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सिम्टम्स में फीवर आता है, रैशेस डेवलप हो जाते हैं, नोजिया, एक्स और कुछ पेन होते हैं जो कि हफ्तों तक चलते हैं। इसके बाद देखो डेंगू फीवर के ना 4 सेरोटाइप्स हैं। 4 सेरोटाइप का क्या मतलब है, देखो अगर किसी भी एक सिंगल स्पेशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लो बैक्टीरिया है, वायरस है, ऐसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ सरफेस स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में डिस्टिंक्ट वेरिएशंस के साथ ही साथ सिमिलर अप्रोच रखते हैं। मतलब कि ये वायरस तो वही रहेंगे, बस इनके शेप्स थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे। ऐसे कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं सेरोटाइप्स, है ना। सेरोटाइप्स मतलब एक ही जैसे हैं। तो डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 ये 4 सेरोटाइप्स हैं। और हमारे लिए ये एंटीबॉडीज़ जो हम लोग खाते हैं ना उसमें डिफरेंट इंटरेक्शंस रखते हैं। मतलब ये अलग अलग तरीके से इनको ट्रीट करना पड़ता है। तो 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं अभी हमारे लिए जो इंडिया में फ़िलहाल अभी ह्यूमन पर टेस्ट हो रहे हैं, और आगे चल के देखते हैं कितना कारगर साबित होता है। एक क्वेश्चन जीका वायरस से रिलेटेड ऐसे ही आया था पहले 2017 में। तो इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिसीज़ जो है वो सेम वही मॉस्किटो है, एडिस इजिप्टी, जो कि डेंगू को ट्रांसमिट करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और जीका वायरस डिसीज़ जो है उसमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन पॉसिबल है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। हमारा अगला आर्टिकल इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने HSBC के साथ इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप देखा है। देखो लेकिन ये ग्रीन वर्ड जो है ना, ये ग्रे भी हो सकता है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं। तो जितना ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है उसके बेसिस पर ये ग्रे, ब्लू एंड देन ग्रीन हाइड्रोजन डिफाइंड है। ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है, कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस है जिसमें कोल का यूज़ करते हैं। एक प्रोसेस होता है स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन, इसका यूज़ करके हम लोग हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, जब हम लोग कोल की जगह पर
नेचुरल गैस का यूज़ कर लें और इसमें कार्बन कैप्चर या कार्बन स्टोरेज वाला कंपोनेंट भी थोड़ा सा कंबाइन कर दें, मतलब कि जो हमारा कार्बन इमिशन है ना वो इसमें थोड़ा कम हो जाता है, तो इसीलिए ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करता है, मतलब कि वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अलग करता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन भी बेसिकली और ज़्यादा ग्रीनर हो सकता है अगर जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला सोर्स जो है ना वो और ज़्यादा ग्रीनर हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो फ्यूल और ज़्यादा ग्रीनर हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा इसमें जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन के साथ, वो बेसिकली अभी 15 करोड़ की फंडिंग या फिर ग्रांट सपोर्ट कर रहा है। इसमें शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन और आईआईटी बॉम्बे साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि वही ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग अपना एक स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव फ्यूल जैसा यूज़ करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हम लोग आगे चल के ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी को भी बूस्ट करना चाहते हैं। सिग्निफिकेंस आप सबको पता है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोग जितना ज़्यादा कम कार्बन एमिशन करेंगे हमारी इकोनॉमी और इन्वायरमेंट उतनी ज़्यादा सेल्फ सस्टेनेबल बनती जाएगी। साथ ही साथ हम लोग कार्बन इंटेंसिटी को अपने पूरे इकोनॉमी से कम करना ही चाहते हैं। साथ ही साथ हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अडॉप्ट किया है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन अडॉप्ट किया है, तो इन सब में एक अच्छा खासा बूस्ट मिलने की गुंजाइश है इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप के थ्रू। हमारा अगला आर्टिकल इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड है। हम सबको पता है कि हमारे 2030 तक हम लोग अपने पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड कर दें, मिला देते हैं, और इसको कहीं ना कहीं हमें अप्रॉक्सीमेटली 50% तक अचीव करना है 2030 तक। इसी में एक शुगर मिलर्स है, ISMA होता है, ISMA इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, ये इंडिया का एपेक्स बॉडी है प्राइवेट शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए। उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप के अंतर्गत उन्होंने E100 फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स लॉन्च करने की बात की है कि हम इसको एक्सटेंसिवली लॉन्च करते हैं, ऐसे व्हीकल्स जो कि 10 से लेके 100% तक भी इथेनॉल ब्लेंडिंग को सह सकते हैं और उनकी इंजन उस कैपेसिटी में होगी कि वो उसको बहुत ही इफिशिएंटली रन कर पाएगी। तो यही था इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक छोटा सा न्यूज़। आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।